हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ CS आंचल अग्रवाल और आई होप मेरी कंपनी लॉ की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक कंपनी। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन है वो क्लॉज 71 में लिखी हुई है। नाउ ये क्लॉज क्या कहता है हमें? ये क्लॉज कहता है पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी मतलब वही मैंने 2 क्लॉज 20 में डिफाइन किया था। तो यानी कि पब्लिक कंपनी बनने के लिए आपको कंपनी होना पड़ेगा, मतलब कि रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर दिस एक्ट। सो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, इसका लेक्चर मैंने आपको प्रीवियसली बना दिया था, तो आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, उसके अंदर मैंने अच्छे से और डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी। सो इन ब्रीफ, प्राइवेट कंपनी कौन होती है? जिसके आर्टिकल्स में 3 चीज़ें गिवन होती हैं। कौन कौन सी? लिमिट, रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन। आई होप आपको याद आ गया होगा। तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। एंड का मतलब होता है प्लस। तो इसका मतलब ए एंड जो क्लॉज बी है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तब जाके वो आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी कहेगी, लाई जाएगी। तो एंड हैज़ अ मिनिमम पेडिक शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो वो कंपनी का जो मिनिमम शेयर कैपिटल होगा वो प्रिस्क्राइब किया हुआ होगा। कौन करता है प्रिस्क्राइब? MCA प्रिस्क्राइब करता है। पहले ये 5 लाख रुपए हुआ करता था पब्लिक कंपनी के लिए, बट अब वो 5 लाख की फिगर ओमिट कर दी गई है। तो राइट नाउ कोई भी लिमिटेशन ऐसी नहीं दी हुई कि आपकी मिनिमम कैपिटल इतनी होनी चाहिए। तो आप कितने भी कैपिटल से पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जिससे भी आप चाहें वो कर सकते हैं। फ्यूचर में हो सकता है MCA प्रिस्क्राइब करे, बट अभी तो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है इसके रिगार्डिंग। तो ये एक केस बनता है आपका कि हम पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं। तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज़ अ मिनिमम कैपिटल ऑफ एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये बात आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर प्रोवाइजो दे रखा है। तो आप जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो एक तरीका हो गया पब्लिक कंपनी का कि किस तरह को किसको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। अब जो ये प्रोवाइजो है, ये प्रोवाइजो भी एक तरीके से आपको पब्लिक कंपनी बताता है कि अगर आप इस प्रोवाइजो के अंदर फॉल कर जाते हैं तो भी आपकी कंपनी को पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। क्या कहता है ये कहता है प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी for the purposes of this act even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles। थोड़ा सा लैंग्वेज टेक्निकल है और आई नो कि कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अभी जब मैं आपको समझाऊंगी तो वो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो वर्ड है सब्सिडरी, इसका क्या मतलब है? सब्सिडरी का जो सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन है वो 2 क्लॉज 87 में दी हुई है, और हम यहाँ पे अभी इसे डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी डेफिनेशन है। बट मैं आपको ब्रीफ में बताऊँ तो जैसे आप मान लीजिए एक कंपनी है A, ठीक है, और एक कंपनी है B, ठीक है। तो B कंपनी जो है इसके 50% से ज़्यादा, कितने? 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर किसके पास है? ए के पास है, ठीक है। तो बी के 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर ए ने ले रखा है, तो ये ए बन जाएगी होल्डिंग कंपनी और बी बन जाएगी आपकी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। क्योंकि बी के जो 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर है वो ए के पास है। तो आई होप सब्सिडरी का एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा क्या कहते हैं। तो कहते हैं इसमें प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी फॉर पब्लिक ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी, जो
प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब जिसके आर्टिकल्स में वो 3 चीज़ें लगी हैं, लिमिट, रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन, वो कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में ए क्या हो जाएगी? आपकी पब्लिक कंपनी हो जाएगी, ठीक है। और ये बी क्या हो जाएगी? आपकी प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, ठीक है। So that provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company. तो ये जो B है प्राइवेट कंपनी है, ये क्या मान ली जाएगी? आपकी पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके 50 से ज़्यादा वोटिंग पावर जो हैं वो A के पास है, और A क्या है? होल्डिंग कंपनी है और पब्लिक कंपनी है, इसलिए B का जो एक तरीके से डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो पब्लिक कंपनी हो गई है। For the purposes of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its article. तो अगर आप देखें, जो ये बी कंपनी है, ये अगर प्राइवेट कंपनी अपना कंटिन्यू भी करती है सब्सिडरी, अगर ये बी कंपनी के जो बेसिक फीचर्स हैं, लिमिट, रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, वो उसने अपने आर्टिकल्स में मेंटेन किए हुए, भले ही वो मेंटेन्ड है, बट फिर भी जो आपकी बी कंपनी है वो पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी। उसके ऊपर सारे जो प्रोविजंस पब्लिक कंपनी पे लगते हैं वो अब इस पे भी लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब्सिडरी हो चुकी है पब्लिक कंपनी की, और इसका स्टेटस हो चुका है इस वजह से पब्लिक कंपनी। भले ही इसके आर्टिकल में अभी भी वो 3 रिस्ट्रिक्शन गिवन है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए आप ध्यान से समझिए। भले ही बी की आर्टिकल्स में आज भी वो तीनों रिस्ट्रिक्शन, लिमिट, रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन, वो तीनों चीज़ आज भी गिवन है, फिर भी वो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। और जितने भी सेक्शन, जितने भी प्रोविज़न कंपनीज एक्ट के पब्लिक कंपनी पे लगते हैं, वही वो सारे प्रोविजंस आपके अब ये बी डीम्ड पब्लिक कंपनी पर भी लगेंगे, ठीक है। ये बी कंपनी अपने जो आर्टिकल है उसमें वो तीनों चीज़ें रिस्ट्रिक्शन अपनी कंटिन्यू कर सकता है, करेगा, बस उसके प्रोविज़न जो कंपनी के लगते हैं पब्लिक के, वो अब इसके ऊपर लगने लगेंगे। अब आप इसमें एक चीज़ गौर करिएगा, देखिए डेफिनेशन तो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है पब्लिक कंपनी की। तो एक कंपनी पब्लिक कंपनी बनने के, एक तो ये वाला केस आ गया, और एक इस तरीके से आप पब्लिक कंपनी बन सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक एनालिसिस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपके पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि पैसा लोगों का होता है, पब्लिक एट लार्ज का होता है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ज़्यादा प्रोविजंस एप्लीकेबल होती हैं ताकि पब्लिक एट लार्ज प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कंपनी। क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्लोजली हेड कंपनी होती है, अब आपस में ही कंपनी बनी हुई होती है, तो आपस में आप क्या ही करोगे, और करोगे तो आप लोगों को ही आपस में ही नुकसान होता है, पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट नहीं होती है, इसलिए उसके उनके पब्लिक कंपनी के मुकाबले उस पर कम लगती हैं प्रोविजंस। अब अगर मान लीजिए जैसे कि हम सेक्शन, अब आप उठा लीजिए 149 है, 149 के अंदर आपका गिवन है कि मिनिमम डायरेक्टर जो प्राइवेट कंपनी के हैं उनमें 2 होनी चाहिए, और पब्लिक कंपनी में क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो अब आप मुझे ये बताइए, जब ये बी जो है डीम्ड पब्लिक कंपनी हो चुकी है, तो इसको कितने डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे? बीइंग अ प्राइवेट कंपनी अभी तक इसने 2 डायरेक्टर्स रखे हुए थे, बट अब ये डीम्ड पब्लिक कंपनी हो चुकी है, तो आपके हिसाब से कितने डायरेक्टर्स इसको करने पड़ेंगे? तो मैं बता देती हूँ, इसमें 3 डायरेक्टर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही इंटैक्ट रहेगा, वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन बाकी जितने भी एप्लीकेबल प्रोविजंस हैं पब्लिक कंपनी के वो इस पे लग जाएंगे। तो 149 के हिसाब से बी को भी अब मिनिमम 3 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। और मैं एक और एग्जांपल अगर आपको लेके बताऊं, तो सेक्शन 103 103 में कोरम दे रखा है कि जब आपकी जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग वो होती है जहाँ पे शेयर होल्डर्स यानी जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो फैसले लेते हैं कंपनी के लिए।
तो उस मीटिंग में जो कोरम है प्राइवेट कंपनी के केस में वो 2 लोग हैं मिनिमम कोरम, मतलब कि इतने लोग प्रेज़ेंट होने चाहिए तभी वो कंपनी अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में 2 हैं और पब्लिक केस कंपनी के केस में मान लीजिए इसमें आपका है 5। तो अब बी कंपनी को क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा? उसको भी 5 ही कोरम अपना गिनना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है आर्टिकल वो इंटैक्ट है, लेकिन बाकी की सारी प्रोविज़न जो पब्लिक कंपनी पे लगते हैं वो अब प्राइवेट पे भी लगेंगे। बट द थिंग इज़ प्राइवेट कंपनी की जो मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 3 के हिसाब से कितनी थी? 2। तो अब इसके है तो 2, लेकिन पब्लिक कंपनी के हिसाब से इसको कोरम चाहिए 5 जनों का, तो ये क्या करेगा? तो ये करेगा कि 103 की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए इसे अपने शेयर होल्डर्स बढ़ाने पड़ेंगे और उसको शेयर्स बाँटने पड़ेंगे 3 और मेंबर को, ताकि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 5 नंबर ऑफ़ मेंबर्स की कोरम के लिए वो फुलफ़िल हो जाए। तो इस तरह से ये सेक्शन आपका काम करता है और आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली इस पूरी कंपनी की जो डेफिनेशन है, उसका एनालिसिस क्या है, उसका क्या-क्या इम्पैक्ट है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, बहुत ईज़ी है। अगर आप समझते हैं तो, नहीं समझते तो हर चीज़ आपको डिफ़िकल्ट पड़ती है, बट टेक्निकल है, बट इतनी भी टेक्निकल नहीं है कि आप अगर ध्यान से समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।